हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल के वीडियो में हमने सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था। इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। यह हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम जो सोसाइटी का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मुख्य धारा में ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच करें। यह प्रश्न 2021 में आया था और यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो आदिवासी ज्ञान प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं हैं जो उसको मुख्य धारा की जो ज्ञान प्रणाली है उससे भिन्न बनाती है, उसको हमें बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और प्रश्न भी एकदम सीधा सा पूछ रखा है। हम अपने प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इंट्रो में जो आदिवासी सांस्कृतिक प्रणाली है या फिर आदिवासी जो ज्ञान प्रणाली है उसको बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जनजाति ज्ञान प्रणाली मानक प्रबंधन प्रथाओं के साथ साथ सूचना, ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी को संदर्भित करती है, जिसे जनजातीय सांस्कृतिक प्रणालियों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात सीधा सा ये कह सकते हैं कि जो आदिवासी समाज है, जो जंगलों में रहते हैं, उनके द्वारा जो संस्कृति है, जो त्योहार है या फिर जो उनका मेडिसिन से लेकर जो नॉलेज है वो क्या है? आदिवासी ज्ञान प्रणाली है। अब बाद में मेन बॉडी में हम बताएंगे कि आदिवासी समाज से भिन्न जो मुख्य धारा का समाज है, जिसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं और जो शहरी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, यानी कि जंगलों को छोड़कर जहां पर आदिवासी रहते हैं उनको छोड़कर जो अन्य समाज है उसकी ज्ञान प्रणाली वर्तमान में किस प्रकार की है, उसकी सांस्कृतिक प्रणाली वर्तमान में किस प्रकार की है, थोड़ा सा संक्षेप में बता सकते हैं। तभी तो हम बाद में अच्छे से उसका कंपेरिजन कर पाएंगे आदिवासी ज्ञान प्रणाली और सांस्कृतिक प्रणाली से। तो यहाँ पर लिख रखा है मुख्य धारा में ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की विशेषता। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो मुख्य धारा में ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणाली है वह वर्तमान में पश्चिमीकरण का रास्ता अपना रही है। जो पहनावा और खान पान है उसमें बहुत ही ज्यादा तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। जो भारतीय पारंपरिक पोशाक थी उसकी जगह जो पाश्चात्य पोशाक है उसने जगह ले ली और भारतीय जो पारंपरिक खान पान था उसकी जगह भी जो पश्चिमी खान पान है वह जगह बना रहा है। दूसरा पॉइंट है कि मुख्य धारा में जो ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणाली है उसके अंदर क्या है कि अपनी संस्कृति का वो त्याग कर रहे हैं। जैसे कि त्योहार हो गए, संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वह अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। तीसरा पॉइंट है कि संसाधनों का क्या हो रहा है, मुख्य धारा में अपव्यय होता है। वहां पर क्या है, आध्यात्मिक संस्कृति की जगह उपभोक्तावादी संस्कृति अपना स्थान ले रही है। और चौथा पॉइंट है पर्यावरण का निम्नीकरण। जो आदिवासी समाज है वो पर्यावरण का बहुत ज्यादा संरक्षण करता है, लेकिन जो मुख्य धारा का जो समाज है वहां पर पर्यावरण को इतना ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसे पहले मुख्य धारा में समाज था उसमें भी वृक्ष पूजा जैसी परंपराएं चलती थी, लेकिन वर्तमान में वो परंपराएं क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसको थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पर बता सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न 10 नंबर का ही है तो 2 पेज हमें लिखने को मिलेंगे। बाद में इसको बताने के बाद बताएंगे कि आदिवासी ज्ञान प्रणाली की या फिर आदिवासी संस्कृति की पूरी हेडिंग डालेंगे। मैंने यहाँ पर हेडिंग में थोड़ी मिस्टेक की है, आप यहाँ पर पूरी हेडिंग डालेंगे आदिवासी ज्ञान प्रणाली और सांस्कृतिक प्रणाली की विशेषता। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहले आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशेषता है आयुर्वेदिक चीजों का बहुत ही अच्छा ज्ञान होना। जैसे जो आदिवासी समाज है वो किसी प्रकार की वर्तमान की जो मेडिसिन होती हैं उस पर निर्भर नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं, अपने जो पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान है उससे ही अपने रोगों का उपचार करते हैं। तो यह क्या उसको जो मुख्य धारा की संस्कृति या ज्ञान प्रणाली है उससे उसको भिन्न बनाती है। और आदिवासी समाज के अंदर क्या है, महिला अधिकार मुख्य धारा से ज्यादा है। आदिवासी समाज के अंदर यह संस्कृति देखी जाती है। इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अब जो मुख्य धारा में जैसे समाज हो गया, जैसे हरियाणा पूरा स्टेट है, वहां पर लिंगानुपात कितना है 879। और जो आदिवासी राज्य हो गया झारखंड, उसका लिंगानुपात कितना है 948। अब आप देख सकते हो इस प्रकार के जो भी आदिवासी राज्य हैं, जैसे आप उड़ीसा ले लीजिए या फिर जो छत्तीसगढ़ ले लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट ले लीजिए, वहां पर लिंगानुपात है वो हरियाणा हो गए, दिल्ली हो गए, महाराष्ट्र हो गए, गुजरात हो गए, इन सभी से अलग है। आप चेक कर सकते हैं इस बात को। तो यह इसका प्रूव है। दूसरी बात, वहां पर क्या देखी जाती है, मात्र सत्तात्मक समाज भी देखा जाता है। जैसे जो केरल की इज्जावा जनजाति हो गई या फिर मेघालय की गारो खासी जनजातियां हो गई, वहां पर मात्र सत्तात्मक समाज देखा जाता है। तो वहां पर क्या है, महिला अधिकार जो मुख्य धारा का समाज है उससे अधिक है। और आदिवासी समाज के अंदर क्या देखा जाता है, प्रकृति प्रेम देखा जाता है। उनकी पूरी की पूरी आजीविका किस पर निर्भर होती है, पर्यावरण पर निर्भर होती है। उनको जो प्रकृति के माध्यम से जो संसाधन मिलते हैं उन्हीं पर वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इसके कारण उनकी अंतर्निर्भरता प्रकृति से अधिक होने के कारण, प्रकृति से जुड़ाव अधिक होने के कारण प्रकृति के साथ प्रेम भी उनका अधिक देखा जाता है।
और जो आदिवासी समाज है वो संसाधनों का बहुत ही अधिक दक्षतम उपयोग करते हैं। किस प्रकार से हम कह सकते हैं बात कि आदिवासी समाज है जो जंगलों में रहता है, वहां पर संसाधन इतने नहीं होते, फिर भी वो अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से जीते हैं, क्योंकि वे जो संसाधन होता है उनका बहुत ही ज्यादा इष्टतम उपयोग करते हैं। जैसे कि वे शिकार करते हैं किसी जानवर का, तो उसके बाद जो खाल बच जाती है उसका वो अन्य जगह यूज करते हैं, उनके जो सींग हो जाते हैं उनका अन्य जगह यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो आदिवासी समाज के अंदर संसाधनों के दक्षतम उपयोग की प्रवृत्ति देखी जाती है। और आदिवासी संस्कृति में क्या है, जो भेदभाव होता है वो कम होता है। मुख्य धारा में जातिगत आधार पर भेदभाव हो गया, आर्थिक आधार पर भेदभाव हो गया, पुरुष महिला के आधार पर भेदभाव हो गया, इस प्रकार का भेदभाव बहुत ही अधिक देखा जाता है। लेकिन जो आदिवासी समाज है वहां पर क्या है, जातिगत आधार पर विभाजन नहीं है और आर्थिक आधार पर भी इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं है, इसलिए वहां पर क्या है, जो भेदभाव की प्रवृत्ति कम देखी जाती है। और जो आदिवासी समाज है वो अपने जो ज्ञान है उसका पीढ़ीगत आधार पर आदान प्रदान करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वे अपने ज्ञान प्रणाली को निरंतर प्रवाहित किए हुए हैं, जिससे वे अपने मूल्यों का संरक्षण कर रहे हैं। और आदिवासी समाज के अंदर सहयोग की भावना देखी जाती है। तो इस प्रकार के पॉइंट हम यहाँ पर बता सकते हैं जो आदिवासी समाज की ज्ञान प्रणाली और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। इस प्रकार हम अपनी मेन डिमांड को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि सरकार को इस प्रकार की जो आदिवासी संस्कृति है उसका संरक्षण करना चाहिए और साथ ही में जनता को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि जो मूल कर्तव्यों में बात कही गई है कि अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसका संरक्षण किया जाए, उसकी पालना की जा सके। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इसमें होने वाले परिवर्तनों की गणना कीजिए। यह प्रश्न भी 2021 में आया था। यहाँ पर जो प्रश्न है इसके दो भाग हैं। जो प्रश्न का पहला भाग है वो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो भारतीय समाज है वह अपने पारंपरिक सामाजिक मूल्यों का संरक्षण कैसे करता है, किस प्रकार से उसने अपने सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए हुए है, कौन कौन सी जो विशेषता है भारतीय समाज की वो उसको निरंतरता प्रदान करने में अपनी सहायता करती है। और जो प्रश्न का दूसरा भाग है वह कह रहा है कि अब भारतीय समाज है वो निरंतर चल तो रहा है बट उसमें कुछ कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, उन चेंजेस को बताना है कि कौन कौन से वर्तमान में परिवर्तन यहाँ पर भारतीय समाज में देखे जाते हैं। तो अब आप प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इंट्रो में हम सबसे पहले जो भारत के पारंपरिक सामाजिक मूल्य हैं उनके बारे में बता सकते हैं, जैसे कि जो सहिष्णुता की भावना हो गई, सामूहिकता की भावना हो गई, पितृसत्ता की भावना हो गई, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना हो गई, धार्मिकता, आध्यात्मिकतावाद, जातिवाद, परिवार की संयुक्तता, इस प्रकार के जो भारतीय समाज की क्या है सामाजिक मूल्य हैं। अब इन मूल्यों में कैसे समाज निरंतरता बनाए रखता है वह प्रश्न का पहला भाग है और इसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं वह प्रश्न का दूसरा भाग है, उसे हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले मेन बॉडी में हम प्रश्न के पहले भाग को बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, भारतीय समाज ने पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता निम्न प्रकार से बनाए रखी है। जैसे कि तो इसमें पहला पॉइंट हो गया परिवार। अब परिवार से कैसे कि जो भारतीय समाज है वो परिवार के ढांचे में सुव्यवस्थित है। तो परिवार के अंदर जो बड़े होते हैं जैसे कि दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, वे क्या करते हैं बच्चों को भारतीय सामाजिक मूल्यों की जानकारी देते हैं। जैसे आपको बचपन में दादा दादी या फिर जो नाना नानी ने कहानी सुनाई होगी उसमें कोई ना कोई मोरल सीख होगी, तो वही मोरल सीख है वो क्या दिखा रहा है भारतीय सामाजिक मूल्यों के बारे में बता रहा है। जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, यही क्या है भारत के सामाजिक मूल्य है। तो परिवार के माध्यम से भारतीय समाज के जो पारंपरिक सामाजिक मूल्य हैं वह निरंतरता बनाए हुए हैं। दूसरा पॉइंट है त्योहार के माध्यम से। अब त्योहार में क्या होते हैं, सभी लोग मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, हंसते खेलते हैं। तो जो भारतीय समाज का जो सामाजिक मूल्य है, सम्मिलन की भावना होगी, सामूहिकता की भावना होगी, एकजुटता की भावना होगी, तो वो त्योहारों के माध्यम से निरंतरता बनाए हुए हैं। तीसरा पॉइंट हो गया कि भारतीय समाज की जो शिक्षा प्रणाली है या फिर जो भारत की शिक्षा प्रणाली है जो सदियों से चली आ रही है उसके अंदर ही जो सामाजिक मूल्य है उनको इनबिल्ड कर दिया गया है। जिससे क्या हो रहा है, जो भी बच्चा स्कूल जाएगा उसको वहां पर इस प्रकार के मूल्य सिखाए जाएंगे। जैसे स्कूल के अंदर आपको सिखाया गया होगा कि बड़ों का आदर कीजिए, अपने जो बड़े हो गए उनकी चरण स्पर्श कीजिए, झूठ मत बोलिए, जो मॉर्निंग की प्रेयर होती थी उसमें इस प्रकार की बातें बोली जाती है, राष्ट्रभक्ति की भावना रखिए। तो ये क्या है भारतीय समाज के सामाजिक मूल्य है, तो इनको शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि लोक साहित्य हो गया, मेले हो गए, संगीत हो गए, नाटक हो गए भारतीय समाज के अंदर, वे क्या कर रहे हैं जो भारत के सामाजिक मूल्य हैं उनको निरंतरता प्रदान किए हुए हैं। जैसे कि रामलीला का आयोजन होता है, तो रामलीला में क्या दिखाया जाता है, भगवान राम के जो आदर्श है उनके बारे में जानकारी दी जाती है, उनके आदर्शों पर चलने की सीख दी जाती है। तो वहां पर जो भी लोग आते हैं उनको इन भारतीय सामाजिक मूल्यों की जानकारी मिलती है, जिसके कारण जो भारतीय सामाजिक मूल्य है वो निरंतरता बनाए हुए हैं। और भी जैसे जो विष्णु शर्मा की कहानियां होगी पंचतंत्र, उनके अंदर विभिन्न कहानियां हैं। विष्णु शर्मा की हर कहानी के अंदर कोई न कोई सीख
आपको मिल ही जाएगी, जैसे चोरी नहीं करना, जानवरों को तंग नहीं करना, बड़ों का आदर करना, सहिष्णुता की भावना रखना। इस प्रकार के सामाजिक मूल्यों की जानकारी वहां से मिलती है, जिसके कारण बच्चे उन कहानियों को पढ़ते हैं, जिससे बच्चों के अवचेतन मन में वो शिक्षाएं बैठ जाती हैं, जैसे कि जो ईमानदारी हो गई, सच्चाई होगी, परोपकारिता जैसे मूल्य। पांचवा पॉइंट है कि जो भारतीय समाज की ग्रामीण व्यवस्था है, जिसके अंदर जो संयुक्त परिवार की धारणा होगी वो अभी तक चल रही है, और ग्रामीण समाज में आज भी भारत की 60% पॉपुलेशन रहती है, जिसके कारण जो पारंपरिक सामाजिक मूल्य है वो आज भी निरंतरता बनाए रखे हुए हैं। और भारतीय समाज की क्या है, स्वीकार्यता की भावना है, सहिष्णुता की भावना है, जिसके कारण जो भी दूसरे मूल्य आते हैं उन अच्छे मूल्यों को वो ग्रहण करके अपनी जो संस्कृति है उसको इवॉल्व कर देती है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण भारतीय संस्कृति अपने सामाजिक मूल्यों को निरंतर आज भी बनाए हुए हैं। तो ये पॉइंट हो गए पहले भाग वाले। अब जो प्रश्न का दूसरा भाग था, वर्तमान में इन सामाजिक मूल्यों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो पूरी हेडिंग डालेंगे कि भारतीय पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन। जैसे कि पहला पॉइंट है कि पारिवारिक संयुक्तता की जगह एकात्मक परिवार जगह बना रहे हैं। इसका कारण है शहरीकरण और पश्चिमीकरण का प्रभाव। दूसरा पॉइंट है कि जो भारतीय समाज के सामाजिक मूल्य था, जिसमें आध्यात्मिकता की भावना थी, वह अब उपभोक्तावादी संस्कृति में चेंज हो रही है। यह क्यों हो रही है? जो वैश्वीकरण का प्रभाव है उसके कारण, और भी जो पश्चिमीकरण का प्रभाव हो गया। तीसरा पॉइंट है जो भारतीय समाज की सामूहिकता की भावना थी वह व्यक्तिगता में चेंज हो रही है। पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की परेशानी को समझते थे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे, लेकिन आज के जो इंटरनेट वाले युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने तक ही खुद को सीमित रख रहा है, किसी से बात भी नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो अकेलापन, अलगाववाद, विसंगतिवाद जैसी भावनाएं भी समाज में उभर रही है और मानसिक समस्याएं भी समाज में ज्यादा सामने आ रही है। और इसका कारण क्या है? शहरीकरण हो गया, इंटरनेट हो गया, और भारतीय समाज की जो सामाजिक सौहार्द की भावना थी, जो सामाजिक सौहार्द का जो मूल्य था, वह अब सांप्रदायिकता में चेंज हो रहा है। अब इसमें परिवर्तन आने का क्या कारण है कि समाज के अंदर सहिष्णुता की भावना है वह कम होती जा रही है। समाज में बहुत ही ज्यादा विभिन्न समाजों में दूरियां देखी जा रही है, जिसके कारण जो समाज में सांप्रदायिकता की भावना जन्म ले रही है। इसी के फलस्वरूप क्या हो रहा है? नू हिंसा जैसी घटनाएं सामने आ रही है। पांचवा पॉइंट है कि जो लोक संस्कृति है वह अब कम हो रही है। जो मेले हो गए, नाटक हो गए, उनकी अब प्रवृत्ति समाज के अंदर कम देखी जाती है, जिसके माध्यम से सामाजिक मूल्य जीवित रहते थे। अब इसका क्या कारण है? इस पर भी इंटरनेट का प्रभाव अपनी भूमिका निभा रहा है। और भारतीय समाज के अंदर क्या हो रहा है? मेल मिलाप की जो संस्कृति थी, मेल मिलाप का जो सामाजिक मूल्य था, वह अब कम हो गया है। इसमें भी शहरीकरण, पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे कि त्योहार मनाने की प्रवृत्ति है अब कम हो रही है लोगों में, और साथ ही में बड़ों का सम्मान करने का जो सामाजिक मूल्य था वह भी अब कम हो रहा है। तो ये चेंजेस समाज के अंदर आ रहे हैं, जो कि प्रश्न का दूसरा भाग था। इस प्रकार से हमने प्रश्न की जो मेन डिमांड है उसको यहाँ पर फुलफिल कर दिया है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने मूल कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, वही हमारे देश की पहचान है। इस प्रकार से हम अपने प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। हमने आज कुल 2 क्वेश्चन किए। कल के वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन के पीरियड को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और हमें भी थोड़ा सपोर्ट हो सके। आप यह पीडी फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप यूपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।